हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर विशेषांक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और करंट अफेयर विशेषांक सीरीज में हम करंट में आए हुए किसी टॉपिक को लेकर स्टडी करेंगे। साथ ही वहाँ पर अगर उससे संबंधित कोई ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है जो किसी विषय वस्तु से संबंधित है तो उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी साथ में लेकर पढ़ेंगे, अर्थात विषय वस्तु को साथ में लेकर पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी और साथ ही करंट के टॉपिक को भी। इस सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स की पढ़ने के तरीके को भी हम सीखेंगे। साथ ही यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं इंटरलिंकिंग करके पढ़ने उसको भी समझेंगे और इंटरलिंकिंग आने वाले क्वेश्चंस को लिखने के प्रक्रिया को यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो उसको लिख भी पाएंगे। आज यहाँ पर करंट अफेयर विशेषांक सीरीज के अंतर्गत आज की जो पहली संकल्पना, आज का जो पहला टॉपिक है वो है D10 की संकल्पना एवं भारत। हाल फिलहाल में D10 जैसे वर्ड को यूज़ किया गया था। यूके के प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा ये शब्द प्रयोग किए गए। उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर नए प्रकार के संगठन बनाने की बात कही। ये कैसे संगठन? मूलतः आपने सुना होगा G7 के बारे में। G7 एक जो होते 7 उन्नत विकसित देशों के एक समूह है जो कि विभिन्न अलग अलग कह सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सुरक्षा हो, शांति हो, पर्यावरण जैसे कई अलग अलग मुद्दों पर बात करने से संबंधित एक ऐसी संस्था है जिसके 7 सदस्य हैं। ये 7 सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा है। इसको हम G8 भी कहते आए हैं। इसमें रूस भी जब तक शामिल था तो उसे हम G8 कहते थे, लेकिन वहाँ पर क्रीमिया में जिस तरीके से उसने क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया उसके बाद वहाँ पर रशिया को यहाँ से हटा दिया गया और ये G7 बन गया फिर से। तो यहाँ पर इसी G7 में 3 अन्य सदस्यों को जोड़ने की बात कही गई और ये 3 सदस्य कौन से हैं? भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और 7 देश G7 के और 3 ये नए देशों को मिलाकर इस संकल्पना को बोला गया D10। D का मतलब यहाँ पर है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो देश हैं उनको यहाँ पर हम D10 की संकल्पना के तहत चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर D10 को समझ लिया। D10 क्या है? डेमोक्रेसी, 10 देशों का एक संगठन बनाने की बात कही गई है जिसमें 7 G7 के कंट्री हैं और 3 नए देशों को शामिल किया गया है। और ये 3 देश कौन से हैं? भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये अगर हम इनको देखें तो ये हिंद प्रशांत के जो क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों ही देश आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कारण क्या था? इस G से अर्थात D10 की संकल्पना को देने का कारण क्या था? वहाँ पर क्यों लेकर आई गई? तो यहाँ पर जो D10 की संकल्पना लेकर आई गई थी वहाँ पर जो कारण दिया गया कि 5G के विस्तार में हुआवेई की जो कंपनी है, जो चाइना की कंपनी है, उसके विस्तार को यहाँ पर रोकना था। साथ ही यहाँ पर जो चीनी जासूसी कंपनी के रूप में US के द्वारा इसे बैन भी कर दिया गया था। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हुआ क्या था कि अमेरिका में यहाँ पर हुआवेई की जो होती हैं वहाँ पर जो कंपनी थी उनको ये कहते हुए देखा गया या ये करते हुए पाया गया कि अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे कि ये कंपनी के द्वारा अमेरिका में जासूसी की जा रही है और चाइना को काफ़ी सारी इंटेल जो होती है प्रोवाइड की जा रही है अमेरिकी सरकार की, अमेरिका के विभिन्न प्रकार के संस्थानों की। तो वहाँ पर अमेरिका ने इस कंपनी को अपने यहाँ काम करने को लेकर बैन कर दिया और इसी को ध्यान में रखकर ब्रिटेन के द्वारा भी चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, साथ ही 5G का जो विस्तार है, कहने के कि अगर हुआवेई जो कंपनी है मूलतः 5G सेवाएं देने के लिए और वहाँ पर इस तरह की सेवाएं देने के लिए विख्यात है, सस्ती सेवाएं होती हैं और बड़े अच्छे मात्रा में इसे उपलब्ध करा सकती है और यदि वो इस तरीके की सेवाएं प्रत्येक देश में उपलब्ध कराती है तो काफ़ी सारा जो कह सकते हैं इंटेल है वो चाइना को देगा और चाइना इसका प्रयोग उनके विरुद्ध कर सकता है। तो इस समस्या से निराकरण हेतु वहाँ पर हमने D10 की संकल्पना यहाँ पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लेकर आए हैं ब्रिटेन के। तो यहाँ पर बस कारण यही है 5G के विस्तार को लेकर जो हुआवेई को बाहर करना है, अर्थात 5G का विस्तार हो लेकिन हुआवेई जो कंपनी है उसको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने चाहिए, अन्य कंपनियों को ये प्रोजेक्ट मिले, जिसके कारण चीनी जासूसी कंपनी भी इसको कहा जाता है और इसे बाहर करना है। USA ऑलरेडी यहाँ पर बैन कर चुका है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया 5G। जैसे हमने G7 के बारे में थोड़ा सा जान लिया। G7 में कौन 7 देश हैं? यहाँ पर रशिया भी था तो इसे G8 कहते थे, उसके बाहर जाने के बाद 7 ही रहा। अब यहाँ पर 5G की टेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरा जो मैटर है वो 5G के आसपास है, तो सम टाइम क्या होता है आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर आप ये चीज़ चूजते हैं। आप 5G को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इसी कंटेंट पे डेवलप रहेंगे। D10 है, 10 देश हैं, G7 हैं, IR के मुद्दे पर ही आप फोकस रह जाएंगे।
मूलतः ये टॉपिक इसका है, आईआर का है, लेकिन यहाँ पर इसको जोड़ा किससे जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी से। और टेक्नोलॉजी हम किस में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक के मुद्दे पर। तो 5G टेक्नोलॉजी भी आई है। अब हम यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के मुद्दे को, क्योंकि 5G क्या है, एक विषय विशेष संचार का प्रयोग है, और इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे आईआर के साथ साथ साइंस एंड टेक को। तो चलिए साइंस एंड टेक के पोर्शन पर चलते हैं, 5G टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए 5G जो टेक्नोलॉजी है ये होता क्या है, ये है 5th जनरेशन की तकनीक है। वर्तमान समय में हम 4G यूज़ करते हैं, 3G यूज़ करते हैं। तो 4G आपको 3G की तकनीक से कई गुना बेहतर जो होता है 5G है। किस किस मामले में है, पहले यहाँ पर इसकी तकनीकी को समझ लें। देखिए जो 5th जनरेशन का ये तकनीकी है, ये काम जो करती है वो 5G नेटवर्क LTE के उन्नत प्लेटफॉर्म का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर एक वर्ड आया LTE। तो LTE के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और करना कि 5G नेटवर्क पूरा बनेगा कैसे। एक तो इसके लिए LTE उन्नत प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर 2 अन्य उपकरण लगेंगे, और ये 2 उपकरण क्या है, 2 नैरो बैंड तकनीकी इसमें साथ में काम करेगी। दोनों नैरो बैंड की तकनीकी कौन सी हैं, एक है उन्नत मशीन प्रकार का संचार होगा, दूसरा नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर इन दोनों ही तकनीकों का प्रयोग करके हम यहाँ पर 5G तकनीकी का विकास करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड आया LTE। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर समझने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं 5G स्पीड होगी कितनी। देखिए यहाँ पर 5th जनरेशन बोला गया, वर्तमान समय की जो स्पीड है उससे कई गुना बेहतर होगा। कई गुना कितना, डाउन लिंक यहाँ पर कितनी होगी आपकी, 20 गीगाबाइट पर सेकेंड को स्पीड आपको देगा, और अप लिंक आपको कितने मिलेगी, 10 गीगाबाइट पर सेकेंड। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पीड है, अर्थात सेकेंड्स में आपके 10 गीगाबाइट 20 गीगाबाइट का डाटा जो होता है अपलोड या आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 5th जनरेशन की तकनीक है, इसमें LTE का प्रयोग किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर 2 नैरो बैंड तकनीक का प्रयोग करेंगे, जिसमें एक उन्नत मशीन प्रकार का संचार होगा, दूसरा नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। साथ ही इसमें जो स्पीड आपको मिलेगी, डाउन लिंक की 20 गीगाबाइट पर सेकेंड और अप लिंक की 10 गीगाबाइट पर सेकेंड मिलेगी। अब इसमें पूछा गया लॉन्ग टर्म जो होता है इवोल्यूशन, अर्थात LTE का फुल फॉर्म कई बार पूछ जाता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब ये क्या होता है, ये है 3rd जनरेशन का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ठीक है, 3rd जनरेशन का पार्टनर प्रोजेक्ट है। इसके द्वारा यहां पर विकसित किया गया एक 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या विकसित किया गया, 3G जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा विकसित किया गया एक 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, जो मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट और नोटबुक के द्वारा आपको 3G से 10 गुना अधिक की स्पीड देता है। ठीक है, तो क्या किया गया, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एक पार्टनरशिप 3rd जनरेशन की पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, जो कि एक 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हुए मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से, जिसमें स्मार्टफोन भी है, टैबलेट है, नोटबुक है, इनके द्वारा का प्रयोग करते हुए 3G की स्पीड से 10 गुना अधिक आपको स्पीड देता है। वो क्या है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE यदि आपने पढ़ लिया तो आपके मोबाइल में अगर आप 4G यूज करते हैं तो वहां पर वोल्ट लिखकर भी आता होगा। तो यहाँ पर वोल्ट भी समझ लेते हैं, आप इस तकनीक का प्रयोग करते हैं तो वोल्ट होता क्या है। चलिए अब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ और चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट यहाँ पे लिखा है तो VOLTE। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसमें होता क्या है, डिजिटल पैकेज वॉइस सेवा, अर्थात आपकी जो वॉइस होती है वो डिजिटली वहां पर ट्रांसफर होकर एक पैकेज के रूप में यहां से वहां तेज गति से वहां पर पहुंचती है। इसमें एक IMS तकनीक का उपयोग करते हैं और उसमें LTE का एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर इसे वितरित करते हैं, अर्थात IP एड्रेस पर इसे वितरित करते हैं और उसके माध्यम से आपको स्पीड देते हैं। तो यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से यहाँ पर तेज गति से स्पीड को प्रोवाइड कराने का काम, अर्थात LTE से बेहतर यहाँ पर सेवाएं आपको मिलती हैं, क्योंकि ये डिजिटल पैकेज वॉइस सेवा के माध्यम से और तेज जितनी भी होगी स्पीड, वहां पर ध्वनि की स्पीड से यहाँ पर चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आता है, एक वर्ड यूज किया जाता है इसमें, लेंटेसी। लेंटेसी क्या होता है, लेंटेसी एक नेटवर्किंग सिस्टम में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसमें कहा जाता है कि मान लेते हैं 2 नोड है, दो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं कि 2 नोड, ठीक है, इन 2 नोड में 2 ये नोड हो गए, एक केंद्र 2 केंद्र। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में कोई भी मैसेज, कोई भी सेवा या कोई भी चीज या डेटा पैकेट जाने में जितना समय लगता है या जितने समय की देरी होती है, जितने समय पहुंच जाता है, उसे ही हम कहते हैं लेंटेसी।
ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक नेटवर्किंग सिस्टम है। नेटवर्क क्योंकि हम जो भी नेटवर्क यूज़ करते हैं, जो भी आप एयरटेल, जियो या जो भी यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, नेटवर्किंग सिस्टम है। अब जिससे हम किसी को कॉल करें, किसी चीज़ों को बताते हैं, तो जितनी देर में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचती है उसकी को कहते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक जाने में किसी डेटा पैकेट के द्वारा लिया गया कुल समय क्या है, लेटेंसी। तो एक तरीके से समय अंतराल या देरी को ही हम लेटेंसी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एलटी को देख लिया, वोल्टी को देख लिया, लेटेंसी को देख लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर 5G तकनीकी का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अर्थात इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए मूलतः जो 5G जो तकनीकी है वो आपकी दूरसंचार और टेलीकॉम का एक मिश्रण है। और दूरसंचार और टेलीकॉम का मिश्रण कैसा है, एक आपका ऊर्जा की खपत कम होती है और दूसरा इसमें विकिरण भी आपका कम होता है। और कम ऊर्जा का खर्च होना, कम विकिरण का उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर जो व्यापक कनेक्टिविटी मिलती है और अधिक डेटा स्पीड भी आपको मिलती है। तो अर्थात 5G जो तकनीक है वो इस तरीके से काम करती है कि यहाँ पर जो उसकी ऊर्जा होती है वो कम खर्च होती है, विकिरित कम होती है, डिस्टर्ब कम होती है और इसके कारण वो तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान का डेटा की स्पीड काफ़ी बेहतर हो जाती है 5G में। और क्या है, इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जो भी ऐसी तकनीकी जिसमें आपका ऑटोमेटिकली सारे काम वहां पर हो जाते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीनों को, ऑटोमेटिक मशीन है, रोबोटिक्स हैं, उनमें जो AI के माध्यम से चीज़ों का प्रयोग करना, औद्योगिक उपकरण हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, आधारिक संरचना हो गई, सार्वजनिक सुरक्षा, जिसमें हम कह सकते हैं कि 5G तकनीक के माध्यम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हुए इन सभी क्षेत्रों में हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर और बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर कार्य को कर सकते हैं, जिसमें मानव की हानि भी कम होगी और कार्य करने की में एक अच्छी स्पीड भी हमें वहाँ पर मिल जाएगी। भारत के संदर्भ से बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि भारत में 2020 तक यहाँ पर 920 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता हो सकते हैं और इसमें से कम 88 मिलियन लोग 5G उपभोक्ता के रूप में हो सकते हैं सेवाएं प्राप्त करने को लेकर, अर्थात तैयार हो सकते हैं 5G सेवा को उपयोग करने को लेकर। तो एक बहुत बड़ा डाटा है, एक बहुत बड़ा डाटा यहाँ पर 5G सेवा के लिए तैयार है। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि भारत एक ऐसा देश हो सकता है जो विश्व में सबसे ज़्यादा 5G सेवाओं का प्रयोग करने वाला भी देश बन सकता है। तो एक अच्छी खासी संभावना है, एक अच्छा खासा यहाँ पर कह सकते हैं निवेशिक प्रक्रिया को अपनाया जाए तो यहाँ पर लोग यहाँ पर 5G सेवाओं के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया 5G सेवाओं को लेकर, 5G तकनीकी को लेकर। अब हम वापस आते हैं अपने 5G तकनीकी के सेवा प्रदाता और उसके D10 की संकल्पना को लेकर। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन जो कह रहा था, ब्रिटेन क्या कह रहा था, ब्रिटेन कह रहा था कि हुआवेई को यहाँ पर 5G तकनीक को हासिल करने से रोका जाना चाहिए, उसको सेवा प्रदाता के रूप में रोका जाना चाहिए। तो भाई अगर आप रोकेंगे तो सेवाएं प्रदान कौन करेगा, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए वर्तमान समय में जो वैश्विक स्तर पर जो सेवाएं आपको दे रहे हैं, 5G जो तकनीकी सेवा आपको दे सकता है वो 3 ही कंपनियां हैं, नोकिया, एरिक्सन और हुआवेई। पहले हम नोकिया और एरिक्सन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये दोनों जो कंपनियां हैं वो यूरोपीय क्षेत्रों में काम करती हैं और ऐसे कारण यूरोप का जो होता है श्रम महंगा है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वहाँ पर अच्छा खासा उनको अर्थात वेतन देना पड़ता है। दूसरा वहाँ पर यूरोपीय संघ के मानक काफ़ी उच्च हैं, इस कारण से जो भी लागत लगती है उस लागत के कारण 5G तकनीक जो होती है 30 से 40% तक यहाँ पर महंगी हो सकती है। अर्थात जो नोकिया और एरिक्सन के द्वारा जो सेवाएं आपको प्रदान की जाएंगी वो 30 से 40% तक महंगी हो सकती हैं। वहीं हुआवेई के पास क्या है, सस्ता श्रम है, चाइनीज कंपनियां हैं, आपको पता है सस्ता श्रम उनको होता है, सस्ते श्रम होने के कारण, लेकिन यहाँ पर एक हाई रिस्क सप्लायर है। हाई रिस्क सप्लायर क्यों है, स्पाई को लेकर, और इसी कारण यूएसए ने इसे बैन कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यूएसए के बैन करने के बावजूद भारत की अगर आप स्थिति देखें तो भारत ने अलाउ कर दिया, भारत ने यहाँ पर हुआवेई को भारत में 5G सेवाएं देने के लिए अनुमति दे दी है। और इसका चाइनीज कंपनी के द्वारा और चाइना के द्वारा, दोनों के द्वारा यहाँ पर भारत की सराहना भी इसके लिए की गई। क्यों, क्योंकि उनकी वहाँ पर आप कह सकते हैं कि फायदा उनका है तो इसलिए वो सराहना करते हैं, अन्यथा की स्थिति में वो दबाव भी बनाते हैं। तो यहाँ पर भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या भारत भी यूएसए की तरह इसे बैन नहीं कर सकता था? लेकिन अगर आप 5G सेवाएं अगर आपको लानी हैं तो आपके पास 3 ही माध्यम हैं।
नोकिया और एरिक्सन लेकर आएंगे तो वो बहुत महंगी सेवाएं होंगी, और बहुत महंगी सेवाएं होने के कारण भारत का जो कह सकते हैं लोगों की आय है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए भारत के पास वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि विकल्प भी नहीं है। हुआवेई ही सस्ते स्तर पर यहाँ पर चीज़ों को उपलब्ध करा सकता है। और दूसरा कारण है कि भारतीय कह सकते हैं कि सर भारतीय कंपनियां हैं वो भी तो यहाँ पर निवेश कर सकती हैं, वो भी तो ये काम कर सकती हैं। लेकिन अगर भारत की दूरसंचार कंपनियां देखें तो मूलतः बची ही कितनी हैं? 3। एक आपका रिलायंस है, दूसरा आपका यहाँ पर भारती एयरटेल है, और तीसरा आपका वोडाफोन जियो है। और इन तीनों में से आपको भारती एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया में अगर देखें तो हाल फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुना होगा जिसमें एजीआर जो ड्यूज थे वहां पर हजारों करोड़ों का यहां पर पेड इनको करना है। और जब किसी कंपनी के द्वारा हजारों करोड़ अपने पेड ही कर देना है एजीआर के रूप में, वहां पर जो ड्यू बचा हुआ है उनको, तो उसके कारण इन कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ गया है। यहाँ तक कि कुमार मंगलम बिरला जो कि आपके आइडिया के वहाँ पर प्रमुख हैं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि हो सकता है कि हम नियर फ्यूचर अपनी सेवाएं भी देना बंद कर दें और कंपनी ही बंद कर दें। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वहां पर भारत सरकार के द्वारा कोई भी नई चीज यहां पर उनको या सहायता उनको नहीं दी गई। तो यहाँ पर भारत की जो कंपनियां हैं उनके पास पूंजी की कमी है। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम स्थिति देखें कोविड-19 के दौर में भी, कोविड-19 के दौर में जीडीपी में जो उनका योगदान देखें तो वहाँ पर 35% इनका योगदान है। एक बड़ी राशि जो होती है इनके द्वारा निवेश की गई, इनके द्वारा वहाँ पर सहायता उपलब्ध कराई गई। लेकिन कहीं ना कहीं एजीआर के रूप में जो राशि वहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा है और इसके कारण उनके पास पूंजी की कमी है। तो चलिए समझते हैं कि भारत के समक्ष और क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए भारत के पास 2021 तक 5G निर्णायक हो सकता है, क्योंकि वहां पर चीजें क्या हैं कि आप तेजी से नई प्रकार की गतिविधियों को लागू करके नए तेजी से विकास कर सकते हैं, नए तकनीकी लेकर आ सकते हैं, कार्य की गति को बढ़ा सकते हैं, उत्पादन तीव्र कर सकते हैं और चीजें वहां पर निर्यात को बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, भारतीय कंपनियों के पास वित्तीय समस्याएं हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं टेलीकॉम कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा ड्यूज़ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को सरकार को पे करने के कारण और कंपटीशन भी बहुत यहाँ पर जो होता है 3 ही कंपनियाँ बची हैं और उसमें भी जो सरकार है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको सहायता नहीं दे रही है। इसके कारण भारतीय कंपनियों के पास वित्तीय समस्याएं भी हैं। तीसरा, हुआवेई अपना है। हुआवेई के उपकरण सस्ते हैं जिसके कारण उन्होंने भारतीय कंपनियां भी इसी का प्रयोग करेंगी। जो सस्ता सामान उपलब्ध कराएगा, सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराएगा, भारतीय कंपनियां भी उसी का प्रयोग करके आप तक सेवाएं पहुंचाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर मजबूरी है। इसके अलावा चीन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एवं सूचनाओं तक इसके कारण पहुंच भी पहुंचाएगी, जो कि एक चुनौती हो सकती है। अब हुआवेई जैसा बोला गया अगर ये स्पाई की तरह काम कर रही है ये कंपनी, तो यहाँ पर अगर ये 5G सेवाओं के अपने उपकरणों का प्रयोग करते हुए आप तक पहुँचाते हैं तो वहाँ पर होगा क्या, उन्हीं उपकरणों का प्रयोग करते हुए जहाँ जहाँ 5G सेवाएं जहाँ जहाँ उपलब्ध कराई गई हैं उनसे संबंधित सूचनाओं को वहाँ पर कह सकते हैं कि इंटेल जो भी होगी निकालेंगे और चाइना तक पहुंच सकती है। तो चाइना की यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था और सूचना तक पहुंच हो सकती है। निजता की समस्या होगी, आपका सारा जो डाटा हो सकता है कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चाइना तक पहुंच रही हैं। लीकिंग की समस्याएं भी होती हैं कई बार। और इसके अलावा जासूसी एवं गोपनीय दस्तावेजों का लीक या चोरी होने की भी समस्याएं हो सकती हैं। तो एक स्पाई करता क्या है, सूचनाओं को कैप्चर करना और अपने सरकार को उपलब्ध कराना, लीक करना, चोरी करना। तो यहाँ पर ये भी सारी यहाँ पर स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो चुनौतियाँ अपने स्तर पर हैं। तो उपाय क्या हो सकता है, कर क्या सकती है भारत सरकार, तो चलिए देख लेते हैं उनको भी। देखिए कर क्या करना है, श्रम सुधार। मूलतः हुआवेई का उपकरण जो हैं या सेवाएं हैं वो सस्ती क्यों हैं, क्योंकि उनका श्रम सस्ता है। तो यदि भारत सरकार के द्वारा श्रम सुधार किए जाएं और श्रम को सस्ता किया जाए तो उससे क्या होगा, दूसरी कंपनियां जो भी होंगी वो इसमें निवेश करने को होंगी, क्योंकि वहां पर उनको श्रम में कम पैसा निवेश करना पड़ेगा तो वो अन्य चीज़ों में ज़्यादा अच्छा निवेश कर सकती हैं और उससे बनने वाले उपकरण भी वहां पर सस्ते हो सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियों को राहत दी जानी चाहिए ताकि उनके पास होते हैं एक अच्छा अमाउंट बचे और उस अमाउंट का वो प्रयोग वहाँ पर अन्य निवेशक 5G तकनीकी के क्षेत्र में निवेश करके कर सकते हैं। यूरोपीय देशों व कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं, जैसे कि नोकिया है, एरिक्सन जैसी कंपनियां हैं। तो वहाँ पर उनके पास तकनीकी है और भारत के पास अगर पूंजी है तो वहाँ पर उस तकनीकी और पूंजी का बेहतर समावेश हो सकता है और उसका यहाँ उत्पादन हो सकता है। इसके माध्यम से तकनीकी उनकी है लेकिन उत्पादन यदि श्रम सस्ता होगा तो वहाँ पर उत्पादन कम लागत पे होगा, उपकरण सस्ते होंगे और वहाँ पर फिर उनको उस तकनीकों को वितरित करके कम सस्ती सेवाएं यहाँ पर सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जिससे भारतीय कंपनियों को भी अच्छा खासा यहाँ पर फायदा हो सकता है
सकता है और उसका निर्यात के माध्यम से उनको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित अगर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी नीतियां अपनाइए। क्या, कर में छूट दी जानी चाहिए कि अगर आप 5G तकनीकी में निवेश करेंगे तो यहाँ पर हम साल भर 6 महीने या कुछ समय के लिए आपको कर में छूट दे देते हैं। तो अगर ऐसी स्थितियाँ भी अपनाई जाए तो कंपनियाँ हो सकता है बड़े स्तर पर निवेश करें। सस्ता श्रम उनको उपलब्ध कराया जाए, साथ ही भूमि की उपलब्धता, नई चीज़ों को भाई अगर आपको निवेश करना है, अगर उनको कई कंपनियाँ बनानी है, कुछ चीज़ें डेवलप करनी है तो उनको भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और ई गवर्नेंस की प्रक्रिया क्यों, क्योंकि वहाँ पर अगर उनको कोई अनुमति लेनी है, किसी प्रकार की जानकारी साझा करनी है, कह सकते हैं कि जो भी रिपोर्टिंग होनी है या फिर वहाँ पर साइन कराना है किसी चीज़ के दस्तावेज को लेकर, तो वहाँ पर ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रक्रिया बहुत आसान होनी चाहिए। यदि उनको कोई समस्या आती है तो तुरंत उनका निवारण किया जाना चाहिए और ये तभी संभव है जब यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियाँ अपनाई जाएँ। तो यहाँ पर अगर हम ये सारे उपाय अपनाएं तो हो सकता है कि भारतीय कंपनियाँ भी 5G सेवाएँ स्वयं यहाँ पर देने के लिए बेहतर उपकरण और उनका सस्ता उपकरण उत्पादन करें और उसके माध्यम से उन सेवाओं को यहाँ पर सभी लोगों को उपलब्ध कराएं। न सिर्फ भारत का बल्कि आप निर्यात करके भी यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में आप पूंजी कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा श्रम है यदि भारत सरकार यहाँ पर चीज़ें प्रयोग करती हैं। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर D10 की संकल्पना को देखा और भारत में उसके निहितार्थों को देखा, 5G तकनीकी को देखा, उससे संबंधित चुनौतियों को देखा और भारत उससे क्या उपाय अपनाकर यहाँ पर भी चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकता है, उसका लाभ कैसे उठा सकता है, तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि 2 अलग अलग टॉपिक हमने पढ़े हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे से इंटररिलेट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, D10 की संकल्पना चीनी नियंत्रण को कम करना है। D10 की संकल्पना चीनी नियंत्रण को कम करने से है, भारत के लिए यह कैसे सार्थक हो सकता है, समीक्षा कीजिए। ठीक है कि D10 की जो संकल्पना लेकर आई गई है उसका सीधा सा एक कारण ये बताया गया है कि 5G तकनीकी है, 5G तकनीकी मूलतः हुआवेई का है और हुआवेई को हम इससे बाहर करना चाहते हैं। इसके माध्यम से चीन भी वहाँ पर उसकी पकड़ वहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी और इस स्थिति में भारत इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है, भारत स्वयं को यहाँ पर 5G तकनीकी में निवेश करे, ज्वाइंट वेंचर्स करे, अपनी कंपनियों को वहां पर छूट दे, सस्ता श्रम उपलब्ध कराए, टैक्स में छूट दे, ई गवर्नेंस प्रक्रियाएं लेकर आए और वहां पर इस माध्यम से भारत के पास एक अच्छा अवसर हो सकता है वहां पर फॉरेक्स रिजर्व के रूप में भी कैपिटल करने के लिए और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए और इन सारी चीज़ों को लेकर तो एक अच्छा खासा भारत यहाँ पर लाभ उठा सकता है। इसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन है, 5G तकनीकी वैश्विक कार्य प्रणाली को परिवर्तित कर देगी, कथन की समीक्षा कीजिए। तो जैसे हम देखें 5G तकनीकी का हर एक क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है, इसकी अच्छी स्पीड होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर उसके काम करने की प्रगति भी बहुत अच्छी हो सकती है, सेवाओं का सूचनाओं का प्रसार बहुत तेज़ी से होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ बताना है कि 5G तकनीकी हर क्षेत्र में प्रयोग होगी तो वहाँ पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पर एक वैश्विक कार्य प्रणाली कैसे परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन हैं, 200 शब्दों में 200 और 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिखना है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा और इसी तरीके से हमें टॉपिक्स को पढ़ने की प्रकृति भी रखनी है, साथ ही करंट अफेयर्स को भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक को यहाँ पर उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के टॉपिक्स के साथ इंटररिलेट करके पढ़ा है और आई थिंक आपको ऐसे ही इसी तरह के अगर कोई टॉपिक आता है और उसमें इस तरह किसी विशेष की चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है जो उस विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, किसी अन्य विषय का है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को आप वहाँ छोड़ दें बल्कि उसको भी साथ साथ वहीं पर पढ़ना ज़रूर है। इसी को हम कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी की प्रक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।